सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और लगातार आप लोगों के सामने वीडियो सेशन लेकर के मैं आता रहता हूं। आज की इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत ये लगातार मेरी 20वीं वीडियो है दोस्तों, जो कि एक बहुत ही खुशी की बात है। लगातार 20वीं वीडियो है। इससे पूर्व 19 वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट वाले पेज में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको सामाजिक अध्ययन सीटेट के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो आप उनका भी अनुसरण जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ इन वीडियो से आप लोगों को एक रिहर्सल मिलता है दोस्तों, और आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में आपको मदद करती हैं ये वीडियोस मेरी, और मेरी यही कोशिश रहती है कि आप परीक्षाओं में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएँ दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में मुझे अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज की पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। आपको पता है दोस्तों, भारतीय जो रेलवे है इसे 17 रेलवे जोनों में बांटा गया है। भारतीय रेलवे को 17 रेलवे जोनों में बांटा गया है, और वह कौन सा 2 रेलवे जोनों का मुख्यालय कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन है हुबली, नई दिल्ली, मुंबई या जबलपुर। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो मुंबई है जो ऑप्शन, यहाँ पर मुंबई में 2 रेलवे जोनों का मुख्यालय है। एक तो है आपका पश्चिम रेलवे का मुख्यालय दोस्तों, ठीक है, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है, और दूसरा है आपका मध्य रेलवे का मुख्यालय। तो मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है आपका मुंबई में दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, अपने आप में क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ रेलवे जोन कितने हैं आपके? 17 रेलवे जोन है। इस पर मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा दोस्तों आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? दोस्तों, आपको पता है जो भारत का मैप होता है, यहाँ पर आपका गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा और आपका कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक वाला जो पोर्शन है, इस तट को आपका क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक के बीच को ये वाला पोर्शन कहलाता है आपका कोंकण रेलवे। क्या नाम से जाना जाता है? कोंकण रेलवे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और कोंकण रेलवे की जो लगभग लंबाई है वो 736 किलोमीटर की है दोस्तों। 736 किलोमीटर का ये रेलवे ट्रैक है। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक तक चलता है दोस्तों ये। ठीक है, तो कौन सी पर्वत श्रृंखला के बीच से गुजरता है? तो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, इसका नाम है, यहाँ पर ऑप्शन है हिमाद्री, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो याद रखेंगे दोस्तों, पश्चिमी घाट की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वहाँ से होकर के कोंकण रेलवे जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? अब रेलवे मुख्यालय कौन सा नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन है हुबली, हाजीपुर, बिलासपुर या अहमदाबाद। तो देखिए दोस्तों, अगर हुबली की अगर मैं बात करूं तो ये दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। हाजीपुर में अगर बात करूं तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है दोस्तों, यहाँ पर हाजीपुर बिहार में। ठीक है, बिलासपुर की अगर मैं बात करूं तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। और अहमदाबाद में कोई भी नहीं है दोस्तों, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो कहाँ पर रेलवे का मुख्यालय नहीं है इन ऑप्शनों में? अहमदाबाद में नहीं है, बाकी हुबली में है, हाजीपुर में है और बिलासपुर में है दोस्तों। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, कथन ए, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है तालाब। ठीक है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तालाब है। अब कारण आर दिया है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी हैं। ठीक है, मौसमी होने के कारण उनमें पानी क्या हो जाता है? सूख जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है, दोनों ए और आर सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो दोस्तों बिल्कुल आर ए की सही व्याख्या करता है। क्यों? क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। और तालाब क्यों है? क्योंकि प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी हैं। अगर मौसमी नहीं होती तो तालाबों की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। ठीक है, तो ए और आर सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये इसका यहीं पर आपको आंसर मिल जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, तो कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पर है ग्रेट बियर
ये झीलों और देशों का नाम आ रहा है इसमें। तो ग्रेट बियर कनाडा, मिशिगन यूएसए, ओनेगा ऑस्ट्रेलिया, टिटिकाका पेरू और बोलीविया। तो याद रखेंगे दोस्तों, ओनेगा झील जो है वो आपकी रूस में है। कहाँ है? रूस में है, इसलिए ओनेगा ऑस्ट्रेलिया वाला गलत हो गया और आपका ये आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा। तो ओनेगा झील आपका रसिया में है, बाकी ग्रेट बियर झील आपकी कनाडा में है दोस्तों, मिशिगन झील आपकी यूएसए में है और टिटिकाका झील आपकी पेरू और बोलीविया की सीमा पर है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? यानी कि हनीमून लेक के नाम से कौन सी झील जानी जाती है? यहाँ पर ऑप्शन है टोबा, न्यासा, चाड या टिटिकाका। तो आपको पता है दक्षिण अमेरिका में दोस्तों पेरू और बोलीविया की सीमा पर एक झील है, सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी या नौकायन की झील, जिसे कि टिटिकाका कहा जाता है। इस टिटिकाका झील को ही हनीमून लेक के नाम से जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हनीमून के लिए बहुत सारे कपल जाते हैं, इसलिए इसका नाम हनीमून लेक भी पड़ गया है। तो टिटिकाका झील को हनीमून लेक के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो किन दो महासागरों को जोड़ती है? यहाँ पर है भूमध्य सागर और लाल सागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, अरब सागर और हिंद महासागर, या भूमध्य सागर या अटलांटिक महासागर। तो याद रखेंगे दोस्तों, प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर है, लेकिन यहाँ पर महासागरों की बात की गई है, तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है दोस्तों पनामा नहर। ठीक है, वैसे प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर को जोड़ती है, और कैरिबियन सागर एक शाखा है किसकी? अटलांटिक महासागर की दोस्तों। ठीक है, तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। और आपको पता है कि पनामा नहर का जो निर्माण किया गया था 1914 ईस्वी में किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है पनामा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? सू नहर आपको बता दूं दोस्तों यूएसए में है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है सुपीरियर और मिशिगन को, सुपीरियर को ह्यूरन से, मिशिगन को ह्यूरन से, या ईरी को ह्यूरन से। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो सू नहर है वो जोड़ती है आपका सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से। ठीक है, सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ने का काम करती है आपका सू नहर दोस्तों। और कहाँ है ये? यूएसए में है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ मिल करके कमेंट भी मुझे ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कील नहर जोड़ती है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कील नहर जोड़ती है मैनचेस्टर के लिवरपूल से, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, या प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। तो कील नहर आपको पता है दोस्तों, जैसा कि ये जर्मन में है, जर्मनी में। ठीक है, कील नहर कहाँ है? जर्मनी में है, और ये जोड़ती है आपका उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर के साथ जोड़ने का काम करती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कील नहर के बारे में। ठीक है, कील नहर जर्मनी में है, जो कि उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर के साथ जोड़ती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर है कील नहर जर्मनी में है, यह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच है। तो ये बिल्कुल सही बात कह रहा है दोस्तों। स्वेज नहर मिस्र में है, यह लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ये भी बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों। पनामा नहर पनामा में है, यह कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ये भी बिल्कुल सही है। सू नहर स्वीडन में है, सू नहर स्वीडन में नहीं है दोस्तों, यूएसए में है दोस्तों। ठीक है, यूएसए में है, और जैसा कि हम जानते हैं कि सू नहर किसको जोड़ती है? आपका सुपीरियर को ह्यूरन झील से जोड़ती है। अब यहाँ पर आ रही है स्टॉकहोम तथा गोटेनबर्ग के बीच है, तो स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग को गोटा नहर जोड़ती है दोस्तों, गोटा नहर स्वीडन में। ठीक है, गोटा नहर। ठीक है, बाकी सू नहर आपका यूएसए में है, और किसको जोड़ती है? सुपीरियर को ह्यूरन के साथ जोड़ती है दोस्तों। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा ये, क्योंकि आपको गलत ऑप्शन का चयन करना था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है? ठीक है, आपको पता है मानव विकास सूचकांक को जो जारी किया था वो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री मनमून हुसैन, ठीक है ना, तो उन्होंने किया था, और 1990 ईस्वी में। ठीक है, HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसका आधार क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो HDI का जो आधार है वो है आपका शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर, यानी कि जीवन प्रत्याशा। ठीक है, तो शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर ही क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। और मानव विकास सूचकांक कब स्थापित किया गया था? 1990 में किया गया था दोस्तों। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है वित्त मंत्रालय द्वारा, नीति आयोग द्वारा, उद्योग मंत्रालय द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। तो कन्फ्यूजन की स्थिति बन जाती है, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है दोस्तों। आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा बजट के पहले दिन पेश किया जाता है, ठीक है, और ये किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा दोस्तों, याद रखेंगे। वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण पर सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जाना जाता था? तो एसबीआई का प्राचीन पहला नाम क्या था? अब यहाँ पर ऑप्शन है सिंडिकेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक या इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। तो स्टेट बैंक का जो प्राचीन नाम था वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1921 में, ठीक है, 1921 में। 1921 में क्या किया गया था? भारत के 3 बड़े बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बम्बई, बंगाल, बम्बई और मद्रास को जोड़ करके एक बैंक बनाया गया था जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। उसके बाद दोस्तों 1955 में 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके एसबीआई रख दिया गया था दोस्तों। तो ये इसका पूरा इतिहास हो गया, ठीक है। तो एसबीआई का प्राचीन नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में की गई थी और एसबीआई नाम उसको 1955 में दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? ठीक है, तो न्यायिक पुनरीक्षण का कार्य क्या है? स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण, देश के न्यायपालिका के कामकाज का पुनरीक्षण, कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनर्निरीक्षण या संविधान का आवधिक पुनरीक्षण। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन है कि कानून की संवैधानिक वैधता का पुनर्निरीक्षण करना ही क्या है? न्यायिक पुनरीक्षण का कार्य होता है। किसका? उच्चतम न्यायालय का। कि कानूनों की संवैधानिकता की वैधता का पुनर्निरीक्षण करना ही क्या होता है? उच्चतम न्यायालय का न्यायिक पुनरीक्षण का कार्य का अर्थ होता है दोस्तों। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय ए सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है, बी राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, सी उच्च न्यायालय द्वारा वर्णित प्रकरणों का समालोचन कर सकता है, ठीक है, और किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यही है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है दोस्तों, ठीक है, अगर वो न्याय संगत और संवैधानिक रूप से मतलब वो कानून किसी के अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। और इसी को न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है कि किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित किया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। केंद्र और राज्यों के विवाद का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के काफ़ी सारे क्षेत्राधिकार हैं, जैसे कि परामर्शदात्री है, अपीलीय है, संवैधानिक है, प्रारंभिक है। तो केंद्र और राज्य के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो आप याद रखेंगे दोस्तों प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ठीक है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है केंद्र और राज्यों के विवाद को सुलझाने का कार्य, ठीक है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति को जो परामर्श देने का काम होता है वो परामर्शदात्री अधिकार है। अपीलीय अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट दायर करती है दोस्तों, और संवैधानिक अधिकारों के तहत मतलब कानूनों की रक्षा या फिर ये कह सकते हैं मूल अधिकारों की रक्षा, इस तरीके के काम होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो राज्य और केंद्र के विवादों का सामना वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस मामले को उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है? तो उच्च न्यायालय में किस मामले को प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है? 2 अथवा अधिक राज्यों के बीच विवाद, मूल अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध मामला, किसी व्यक्ति की संपत्ति दूसरे द्वारा बलपूर्वक अधिकृत होने से, उपयुक्त ए और बी दोनों, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों जो 2 या अधिक राज्यों के बीच के जो विवाद होता है उस पर उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा दोस्तों। तो ये यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा?
आंसर बन जाएगा कि दो अथवा अधिक राज्यों के बीच के विवाद को हम उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनहित याचिका दायर की जा सकती है, तो जनहित याचिका दायर की जा सकती है उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, उपयुक्त दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो जनहित याचिका जो दायर की जा सकती है वो आपका उच्च न्यायालय में भी की जा सकती है और सर्वोच्च न्यायालय में भी की जा सकती है दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर याद रखेंगे। 1980 के दशक में जनहित याचिका यानी कि PLI की जाती है दोस्तों। ठीक है, तो उपयुक्त दोनों में ही जनहित याचिका दायर की जा सकती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? तो किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय? यहाँ पर ऑप्शन है मंत्री परिषद के किसी भी सदस्य को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को, लोकसभा अध्यक्ष को, या उपयुक्त सभी को। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने के लिए। ठीक है, अगर वो किसी परीक्षाओं में ये कह सकते हैं कि पारदर्शिता नहीं होती है तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने का फैसला सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे सकती है, सिफारिश कर सकती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर, बंदी प्रत्यक्षीकरण, निषेधाज्ञा, प्रतिषेध या परमादेश? तो आपने देखा होगा दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध और परमादेश संवैधानिक उपचारों के अधिकार में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध और परमादेश को जारी कर सकता है, लेकिन निषेधाज्ञा कोई शब्द इस प्रकार का नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट निषेधाज्ञा का लेख जारी नहीं कर सकता है दोस्तों। तो ये इसका आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ठीक है, तो आपको पता है आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट परामर्शदात्री का कार्य करती है राष्ट्रपति के लिए। तो परामर्श कब देती है? अपनी पहल पर, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, तभी जब मामला नागरिकों के मूलभूत अधिकारों से संबंधित हो, तभी जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता हो। नहीं दोस्तों, जब राष्ट्रपति चाहता है तभी उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट परामर्शदात्री का काम करती है राष्ट्रपति के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, जब राष्ट्रपति चाहे तभी वो परामर्श देगी दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया। और परामर्शदात्री का कार्य 143 अनुच्छेद 143 के तहत करती है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। मध्यावधि चुनाव कब कराए जाते हैं? तो मध्यावधि चुनाव भी होते हैं भारत में दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन है समय से पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए, समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए, जब कोई निश्चित सदस्य अपना त्याग पत्र देता है, मतदान के समय जब कोई अंतर न हो, जब कभी मंत्रीगण किसी पार्टी से अपना त्याग पत्र देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब त्याग पत्र और ये दिया जाता है तो तब उपचुनाव किए जाते हैं। लेकिन अगर पूरी की पूरी लोकसभा अगर भंग हो जाए, ठीक है ना, तो नई सरकार बनाने के लिए क्या किया जाता है? मध्यावधि चुनाव भी कराए जाते हैं दोस्तों। तो समय से पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए तभी क्या किए जाते हैं? मध्यावधि चुनाव कराए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन है 1920, 1926, 1933 या 1936। तो भारत शासन अधिनियम 1919 का जो आया था दोस्तों, ठीक है, उसमें महिलाओं को मत देने के अधिकार की बात की गई थी। और भारत में महिलाओं को जो पहली बार मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ था दोस्तों, वो हुआ था आपका 1926 ईस्वी में। और कहाँ बात हुई थी इसकी? भारत शासन अधिनियम 1919 के अधिनियम में हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो और 1926 से महिलाओं ने मताधिकार प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब करना होता है? ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आए दिन चुनाव होते रहते हैं। तो कब चुनाव प्रचार बंद किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है मतदान प्रारंभ होने से 24 घंटे पहले, मतदान समाप्त होने से 24 घंटे पहले, मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले, या मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले। तो बहुत कंफ्यूजिंग है दोस्तों, ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कई बार। तो याद रखिएगा, मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले दोस्तों। जब समाप्ति की जो समय होता है उससे 48 घंटे पूर्व क्या किया जाता है?
समाप्त किया जाता है, चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पंचायती राज विषय है, तो पंचायती राज विषय है समवर्ती सूची में, केंद्र की सूची में, राज्य की सूची में या विशेषाधिकार की सूची में। तो जो पंचायती राज है दोस्तों, ये आपका है राज्य सूची का विषय। ठीक है, राज्य सूची का विषय 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था दोस्तों, और इसमें पंचायती राज में कार्य करने के लिए 29 विषयों को रखा गया था। 29 विषयों पर कार्य कर सकती है पंचायत। ठीक है ना, तो राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। बहरहाल आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शिक्षा को कब शामिल किया गया था? तो यहाँ पर है 42वें संविधान संशोधन से 40वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे दोस्तों, भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को दोस्तों। और 42वें संविधान संशोधन में काफ़ी सारे काम किए गए थे, साथ ही साथ शिक्षा को भी राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची का विषय बनाया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था दोस्तों ये। ठीक है ना, याद रखेंगे। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में रखा गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 343 से 351 तक यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान में। 8वीं अनुसूची में भी इसका उल्लेख है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। तो पहला राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था, वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, और राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 344 के तहत किया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? यानी कि नियम कौन बनाता है? ठीक है, कानून कौन बनाता है? तो कानून तो हर जगहों के लिए किसके द्वारा बनता है? संसद के द्वारा। तो याद रखेंगे, संसद के द्वारा विधि का निर्माण किया जाता है संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। वर्तमान समय में भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा तथा मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान है? यानी कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा भी है और मंत्री परिषद भी है? तो यहाँ पर ऑप्शन है दिल्ली एवं पौंडीचेरी, दिल्ली एवं चंडीगढ़, लक्षद्वीप एवं पौंडीचेरी, लक्षद्वीप एवं चंडीगढ़। तो याद रखेंगे दोस्तों, दिल्ली और पौंडीचेरी में क्या है? विधानसभा और मंत्री परिषद का गठन का प्रावधान किया गया है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप क्या सोचते हैं वीडियो के बारे में ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा दोस्तों। आपका समय शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।